नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन में। साथियों, जैसा कि आपको ध्यान में है, आप हमारी निरंतर कक्षाएं ले रहे हैं। रीट और रीट के जो समकक्ष जितने भी भारत में अपने देश में जो परीक्षाएं होती है साथियों, उनके समकक्ष जैसे SC टेट हो गया, H टेट हो गया, UP टेट हो गया, इनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं साथियों कंटिन्यू। और यही जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सेकंड ग्रेड के लिए भी उपयोगी है साथियों, चूँकि हम संस्कृत शिक्षण वाला वीडियो बना रहे थे साथियों। और संस्कृत शिक्षण में आप तो लगभग हमारी 4 कक्षाएं हो चुकी है साथियों, और इस 5वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। जो संस्कृत शिक्षण में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, अब हमारा टॉपिक चल रहा था साथियों शिक्षण विधियां, अर्थात संस्कृत शिक्षण की विधियां हम देख रहे थे साथियों। संस्कृत शिक्षण की विधियों के अंतर्गत हम प्राचीन विधियां देख रहे थे साथियों, जिसको जैसा कि आपको ध्यान में हमने 2 भागों में बांटा, प्राचीन विधियां और नवीन विधियां। प्राचीन विधियों के अंतर्गत पाठशाला विधि की कुछ उपविधियां हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम पाठशाला विधि की जो उपविधियां बाकी रह गई है वो, तथा प्राचीन विधियों के अंतर्गत ही जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसके बारे में हम देखने वाले हैं साथियों, मैं अपने विषय वस्तु की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे साथियों। और हाँ, उसके साथ ही एक बेल आइकन है, घंटी का बटन है साथियों, घंटी के बटन को भी आप दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होता रहे साथियों। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। तो देखते हैं साथियों, जैसा कि आपको ध्यान में है, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने संस्कृत शिक्षण विधियां के अंतर्गत नवीन विधियों के परिचय के बारे में भी देखा था और प्राचीन विधियों के परिचय के बारे में भी हमने देखा था साथियों। और प्राचीन विधियों के अंतर्गत हमने पाठशाला विधि की शुरुआत कर दी थी, और पाठशाला विधि की के अंतर्गत हमने सूत्र विधि तक अर्थात 5 उपविधियां हमने पाठशाला विधि की हमने पढ़ ली थी साथियों। आज हम कथा कथन विधि से इसकी शुरुआत करेंगे तथा कक्षा नायक विधि, भाषण विधि, व्याख्या विधि और व्याकरण विधि देखते हुए व्याकरण अनुवाद विधि भी देखेंगे साथियों। चूंकि ये प्राचीन विधियों के अंतर्गत आती है तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं साथियों। तथा नवीन विधि के लिए हम नेक्स्ट 6 नंबर का जो वीडियो बनाएंगे वो नवीन विधियों के लिए बनाएंगे साथियों। तो आइए आज हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं साथियों। तो आइए हम शुरुआत कर देते हैं साथियों। तो बात कर लेते हैं साथियों, हम प्राचीन विधियां हम देख रहे थे और प्राचीन विधियों के अंतर्गत 5 विधि यहाँ तक हम पढ़ चुके थे साथियों। अब हम आज ये 6 नंबर की जो विधि वो देखने वाले हैं साथियों। तो देख लेते हैं इस विधि के अंतर्गत ये विधि क्या कह रही है। तो इस विधि के अंतर्गत साथियों, इस विधि का जो 6ठी विधि का जो नाम है वो नाम है साथियों कथा कथन विधि। क्या है नाम साथियों? कथा कथन विधि। अब कथा कथन क्या है साथियों? जैसे हम कोई विषय वस्तु, संस्कृत विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं साथियों, संस्कृत की कोई भी विषय वस्तु, और उसको जैसे बालक का कोई जिज्ञासा होती है कोई, और उस जिज्ञासा को हम समझाने के लिए साथियों और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं साथियों? कथाओं का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? कथाओं का सहारा जब लिया जाता है तो उस विधि को साथियों कथा कथन विधि कहते हैं। तो बात करते हैं साथियों आगे कि ये विधि कह क्या रही है। तो इस विधि के बारे में देखो, कथा कथन का अर्थ है, अब देखो कथा कथन का अर्थ क्या है जो अब मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया। कथा कथन का अर्थ है कि किसी विषय वस्तु को और स्पष्ट रूप से समझाने हेतु विभिन्न कथाओं का सहारा लेना। यानी किसी भी विषय वस्तु को और समझाने के लिए विभिन्न अन्य कथाओं का जब सहारा लिया जाता है तो उसे साथियों कथा कथन विधि कहते हैं साथियों। अब हम आगे की बात करें तो आगे देखो साथियों, आगे क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। तो आगे है साथियों कि इस विधि के अंतर्गत, अतः इस विधि का प्रयोग शिक्षक किसी विषय वस्तु को छात्रों को समझाने हेतु, यानी जब भी किसी विषय वस्तु को छात्रों को समझाएगा तो समझाने हेतु उपनिषदों, कहाँ से? उपनिषदों से, हितोपदेश से, अथवा पंचतंत्र आदि जो ग्रंथ हैं, जो कथाओं के ग्रंथ हैं साथियों, उन ग्रंथों में से कथा को सुनाकर उस विषय वस्तु को क्या करेगा साथियों? स्पष्ट करता था।
चूंकि ये प्राचीन विधियों के अंतर्गत है तो वो उस समय करता था इन विधियों का प्रयोग। तो इन उपनिषदों और हितोपदेश और पंचतंत्र और आदि ग्रंथों के में से जो कथाएं लेकर के बच्चों को समझाने का प्रयास करता था शिक्षक, तो इस विधि को इसीलिए साथियों कथा कथन विधि कहते हैं। अब साथियों इसका लाभ क्या है? तो लाभ ये है इसका साथियों कि अध्ययन को क्या बनाया जा सकता है साथियों? सरस बनाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम इस विधि के माध्यम से अध्ययन को क्या बना सकते हैं साथियों? सरस बना सकते हैं साथियों। अब आगे की बात करते हैं साथियों, अगली विधि कौन सी है? तो अगली विधि की बात कर लेते हैं कक्षा नायक विधि। अगली विधि कौन सी है साथियों? कक्षा नायक विधि है। अब कक्षा नायक विधि में क्या कहा जा रहा है? तो सबसे पहले इस नाम को देखिए साथियों, कक्षा नायक। कक्षा नायक, अब कक्षा नायक का मतलब क्या है? यानी जो क्लास मॉनिटर, आज भी ये विधि प्रचलित है साथियों, हम कक्षा में मॉनिटर बनाते हैं साथियों, तो वही क्लास मॉनिटर विधि है, मेथड जिसको हम कहते हैं, वही कक्षा नायक विधि है साथियों। लेकिन उस समय होता क्या था साथियों? तो उस समय की बात बताऊं मैं आपको, तो इस विधि के में शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को हल्का करने के लिए, यानी शिक्षक के पास अनेक कार्य होते थे साथियों, क्योंकि गुरुकुलों में शिक्षक कम ही होते थे तथा बच्चे अधिक होते थे। तो इस विधि में शिक्षक अपने शिक्षण के कार्य को, कौन से कार्य को साथियों? शिक्षण के कार्य को हल्का करने के लिए गुरु की अनुपस्थिति में, देखो दो कंडीशन है, एक तो शिक्षण कार्य को हल्का करने के लिए, तथा जब गुरु अनुपस्थित होता था तो गुरु की अनुपस्थिति में गुरुकुल का संचालन करने हेतु कक्षा में से जो मेधावी छात्र होता था साथियों, मेधावी छात्र होता था, उन मेधावी छात्रों के सहयोग प्राप्त करके कक्षाओं का क्या होता था साथियों? संचालन होता था। और जो इस प्रकार संचालन होता था उसी विधि को साथियों कक्षा नायक विधि के नाम से जाना जाता है साथियों। मेरे ख्याल से ये विधि बहुत सरल है, आपको ध्यान में आ गई होगी साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों कि इस विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो इसके लाभ की भी बात कर लेते हैं। तो इस विधि का लाभ है, देखो इस विधि के लाभ की अगर हम बात करें तो इस विधि का लाभ है, देखो पहला है मेधावी जो छात्र है, यानी जो पढ़ने में जो होशियार छात्र है, मेधावी छात्र है, मेधावी छात्रों का ज्ञान और क्या हो जाता है साथियों? अधिक पुष्ट हो जाता है। क्योंकि जो मेधावी छात्र होते हैं उनको कक्षा नायक बनाया जाता है, तो उनका ज्ञान अधिकाधिक उपयोग होता है साथियों। तो यानी उनका ज्ञान इससे क्या हो जाता है? अधिक और पुष्ट हो जाता है। इसके अंतर्गत और अन्य जो कार्य होता है साथियों वो होता है कि मेधावी छात्रों को शिक्षक प्रशिक्षण मिल जाता है, यानी भविष्य में वो अपनी कक्षाएं और अधिक सरलता से ले सके, या शिक्षक रूपी जो प्रशिक्षण होता है वो उन्हें मिल जाता है साथियों। अब बात करते हैं अगला जो लाभ होता है वो क्या होता है? तो अगला जो लाभ होता है साथियों वो है गुरु का कार्य क्या हो जाता है साथियों? हल्का हो जाता है। लेकिन इससे हानि भी है साथियों। क्या है हानि? कि इस विधि से सभी छात्रों का सामूहिक विकास नहीं होता। इसके अंतर्गत जो मेधावी छात्र है उन्हीं के ही ज्ञान का अधिक पुष्ट होता है साथियों। बाकी जो सामान्य स्तर के जो बालक होते हैं उनका विकास नहीं हो पाता। तो इससे एक हानि है कि सभी छात्रों का विकास एक साथ नहीं हो पाता है साथियों। आगे बात करते हैं साथियों, तो देखिए अगली विधि जो हमारी है साथियों वो है भाषण विधि। कौन सी है? भाषण विधि। देखो ये 8वें नंबर की विधि है और वो क्या है? भाषण विधि। प्राचीन विधियों के अंतर्गत जो 8वें नंबर की ये भाषण विधि है, भाषण से विधि से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है साथियों कि भाषण विधि में क्या होता होगा। इसके अंतर्गत शिक्षक क्या करता था साथियों? विभिन्न कथाओं की सहायता, कथाओं की विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करता था। अब देखो साथियों किसी विषय वस्तु को इस प्रकार शिक्षक स्पष्ट करता था, तो ये विधि कह क्या रही है इसको समझ लेते हैं। देखो इस विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न उदाहरणों
किनसे? उदाहरणों के माध्यम से एवं कथाओं के माध्यम से भाषण के रूप में प्रयोग करता था, और ये है भाषण विधि, इस प्रकार इसका प्रयोग करता था। अब भाषण के रूप में उसका प्रयोग करता था, तो साथियों आपको निश्चित रूप से आपको ध्यान में है, जब शिक्षक भाषण देता है तो छात्र सक्रिय रहते हैं कि नहीं रहते हैं? छात्र सक्रिय रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आपको ध्यान में, तो इसमें छात्र क्या हो जाते हैं साथियों? निष्क्रिय रहते हैं। छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं साथियों। तो ये इसकी क्या है? एक हानि है। वो हानि क्या है कि छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं। अगली विधि की बात करते हैं। 90 नंबर की विधि है साथियों व्याख्या विधि। कौन सी है साथियों? व्याख्या विधि। व्याख्या विधि क्या कह रही है? व्याख्या विधि कह रही है कि देखो, व्याख्या से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी बालक का जब जिज्ञासा होती थी कि किसी विषय को समझे, तो व्याख्या के माध्यम से शिक्षक समाधान करते थे। तो देखो, इस विधि में छात्रों की शंका का समाधान हेतु, यानी शंका का समाधान करने के लिए गुरु किसका प्रयोग करते थे? व्याख्या का प्रयोग करते थे। और वहां व्याख्या का मतलब क्या होता है साथियों? अर्थवादी, यानी उसका विभिन्न अर्थों में प्रयोग करना, या फिर यहाँ शब्दकोश की सहायता भी ली जा सकती है साथियों। अर्थात तो उस शब्द के विभिन्न अर्थ बताना क्या कहलाती थी? व्याख्या विधि का अनुसरण करते थे, अर्थात इस प्रकार व्याख्या विधि का प्रयोग करते थे। साथियों, व्याख्या के कितने प्रकार है? तो व्याख्या के प्रकार आपको आराम से ध्यान में रख लेने हैं साथियों। ये आपके लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहाँ से आने लायक प्रश्न भी है। तो यहाँ मैं एक श्लोक बता रहा हूँ और उसके बारे में देखेंगे आप साथियों। देखो, व्याख्या विधि के जो व्याख्या के जो प्रकार है, उन प्रकारों को आपको ध्यान में रखना है कि पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहो, वाक्य योजना, आक्षेपो, समाधानम, व्याख्यानम, षड्विधम स्मृतम। ये एक श्लोक है। इस श्लोक में व्याख्या के कितने प्रकार होते हैं ये बताए गए हैं साथियों। व्याख्या के प्रकार बताए हैं 6। कितने बताए हैं? 6। व्याख्यानम षड्विधम, यानी 6 प्रकार की व्याख्याएं होती है साथियों। और वो कौन कौन सी होती है कि एक तो पदच्छेद, यानी पद का विच्छेद करना, पदार्थोक्ति, यानी पद के अर्थ की उक्ति करना, विग्रह करना, वाक्य में योजित करना, आक्षेप करना और समाधान करना। ये साथियों कितने हैं? 6 प्रकार है। किसके हैं साथियों? व्याख्या के। व्याख्यानम कति विधम स्मृतम, ये अगर प्रश्न आ जाता है तो व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम, अर्थात व्याख्या के कितने प्रकार है ऐसा भी प्रश्न आ जाता तो व्याख्याया षट प्रकारा या षड्विधा संति, ऐसा आपको प्रश्न का उत्तर देना है साथियों। तो साथियों आगे और बात कर लेते हैं कि व्याख्या के प्रकार माधवाचार्य ने भी और बताए हैं साथियों। तो माधवाचार्य ने भी 5 बिंदु बताए हैं इसके लिए, व्याख्या के लिए। तो 5 बिंदुओं की ओर देख लेते हैं कि माधवाचार्य ने व्याख्या हेतु 5 बिंदुओं को आवश्यक माना है। और 5 बिंदुओं को कौन कौन से को आवश्यक माना है कि तो विषयो संशयश्चैव पूर्व पक्षस्ततोत्तर संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम स्मृतम। तो देखो यहाँ जो है, यहाँ जो व्याख्या के 5 बिंदु है, नहीं व्याख्या हेतु हमें 5 बिंदुओं को अपनाना चाहिए। अर्थात माधवाचार्य की तरफ से अगर हम बात करें तो इन्होंने भी व्याख्या को 5 प्रकार से बांटा। वैसे प्रकार कितने हैं साथियों? पूर्व उदाहरण में हमने देखा है, श्लोक में हमने देखा है 6 प्रकार है, लेकिन माधवाचार्य ने कितने बताए? 5 बताए। कौन कौन से बताए? पहला बताया उन्होंने विषय, फिर बताया उन्होंने संशय, फिर बताया पूर्व पक्ष, फिर बताया उत्तर पक्ष और फिर बताया संगति। ये 6 प्रकार बताए हैं साथियों व्याख्या के माधवाचार्य ने। तो साथियों मेरे हिसाब से आपको ध्यान में आ गया होगा। वैसे अगर टोटल की बात करें तो कितने प्रकार होते हैं साथियों? 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। और अगर टोटल तो कितने? 6 प्रकार। व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम। और माधवाचार्य ने कितने बताए? तो माधवाचार्य ने ये 5 प्रकार बताए हैं साथियों। अब बात करते हैं हम साथियों अगली कि इसके लाभ क्या है। किसके लाभ है? व्याख्या विधि के क्या लाभ है साथियों? तो देखो व्याख्या विधि के अंतर्गत जो लाभ है वो ये है कि विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है।
व्याख्या के अंतर्गत बालक को क्या हो जाता है कि विषय की क्या हो जाती है, विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक उसमें शब्द संरचना का परिचय हो जाता है साथियों। जैसे किसी शब्द के बारे में उसकी संरचना, व्युत्पत्ति आदि बताए जाते हैं, तो शब्द संरचना आराम से बालक को प्राप्त हो जाती है, यानी शब्द संरचना से बालक का परिचय हो जाता है। और जो अगला लाभ है वो है साथियों, भाषा पर अधिकार हो जाता है। यानी जब शब्द भंडार में वृद्धि होती है साथियों, शब्द भंडार में, जब शब्द भंडार में वृद्धि होती है तो फिर भाषा पर अधिकार बढ़ जाता है साथियों। तो यानी यहाँ तीसरा जो लाभ है वो है साथियों, भाषा पर अधिकार बढ़ जाता है, यानी बालक का भाषा पर अधिकार। ये 3 लाभ होते हैं साथियों इस विधि के अंतर्गत। अब अगली विधि की बात करते हैं साथियों। अगली विधि है व्याकरण विधि। कौन सी विधि है साथियों? व्याकरण विधि। साथियों अगर इस व्याकरण की बात करूं मैं, तो हमने संस्कृत में व्याकरण का बहुत बड़ा महत्व है। संस्कृत में व्याकरण का बहुत बड़ा महत्व, प्रत्येक भाषा में व्याकरण का सबसे बड़ा महत्व है साथियों। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने तो व्याकरण को क्या कहा है साथियों? शब्दानुशासन। क्या कहा है? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन, ये शब्द से उन्होंने संबोधित किया। यानी व्याकरण क्या करती है? शब्दों में अनुशासन पैदा करती है। और अगली बात करें तो ये व्याकरण विधि होती क्या है, अर्थात इसके अंतर्गत क्या होता है कि संस्कृत का व्याकरण पढ़ाया जाता है साथियों। और व्याकरण क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, व्याकरण की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि व्याकरण क्या है? भाषा का प्राण तत्व है। अगर व्याकरण नहीं होता है तो भाषा उच्छृंखल हो जाती है और शब्द इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो यानी व्याकरण क्या करता है? भाषा को नियंत्रित रखता है, अर्थात प्राण तत्व है, जीवित रखता है इसको। पतंजलि ने कहा है कि रक्षार्थानाम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, अर्थात रक्षार्थ वेदानाम, यानी वेदों की रक्षा के लिए अध्येयम पढ़ना चाहिए व्याकरण को, यानी वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए हमें। ये किसने कहा है साथियों? पतंजलि ने कहा है। अब बात करते हैं कि इस विधि में किसका पठन पाठन होता था और आगे क्या है साथियों। तो देखो इस विधि के अंतर्गत किन किन का अध्ययन करवाया जाता था? अष्टाध्यायी, जो कि महर्षि पाणिनि की रचना है। कौमुदी ग्रंथ, लघु सिद्धांत कौमुदी हो गए, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी हो गए, मध्य सिद्धांत कौमुदी हो गए। तो जो कौमुदी ग्रंथ है उन कौमुदी ग्रंथ आदि ग्रंथों का पठन पाठन एवं शिष्यों को कंठस्थ करवाया जाता था। इनके सूत्र क्या करवा दिए जाते थे? शिष्यों को कंठस्थ करवा दिए जाते थे। अब इसके हम साथियों लाभ देखें तो लाभ देखिए, इसके लाभ है छात्र संस्कृत भाषा की सूक्ष्मताओं को जान सकते हैं। यानी जब भी वो व्याकरण विधि को से पढ़ेंगे अथवा व्याकरण को पढ़ेंगे तो संस्कृत भाषा की जो सूक्ष्मताएं हैं उनको जान सकते हैं। अब संस्कृत भाषा की सूक्ष्मताएं ही नहीं, प्रत्येक भाषा की संस्कृत पढ़ने से उस भाषा की सूक्ष्मताओं का ज्ञान होता है साथियों। तो वैसे ही जब संस्कृत भाषा की व्याकरण पढ़ेंगे तो संस्कृत भाषा की सूक्ष्मताओं को वो जान सकते हैं। भाषा का शुद्ध ज्ञान हो जाता है, परिष्कृत ज्ञान हो जाता है और परिमार्जित ज्ञान हो जाता है। यानी भाषा का शुद्ध, परिमार्जित और परिष्कृत ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है साथियों। तो साथियों यहाँ तक तो ये हो गए हैं साथियों पाठशाला विधि की प्रविधियां। और पाठशाला विधि की प्रविधियां कितनी देखी है हमने साथियों? वो देखी है हमने 10। कितनी देखी है? ये 10 हमने देखी है साथियों। तो मेरे ख्याल से आपको ये 10 एक बार ध्यान में आ गई होगी, और नहीं आई हुई तो पिछला वीडियो भी आप जरूर देख लें साथियों। अब हम बात करते हैं कि पाठशाला विधि, जो पूरी पाठशाला विधि है उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है साथियों। तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं कि पाठशाला विधि के गुण कौन कौन से हैं। तो देखो पाठशाला विधि के अंतर्गत हमने 10 उपविधियां देखी है साथियों। 10 उपविधियों में सूत्र विधि और व्याख्या विधि, कंठस्थीकरण विधि, पारायण विधि, ये सारी विधियां हमने 10 विधियां देखी है। तो देखो इन विधियों के अंतर्गत मेन निष्कर्ष क्या निकल के आते हैं। तो देखो इस विधियों, जो पाठशाला विधि है
इन सभी विधियों के अंतर्गत पाठशाला विधि की जो उप विधियां हमने देखी है, उन सभी का हमने पढ़ने के पश्चात हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ से साथियों प्रश्न बैठने वाला है, तो आप इसको ध्यान से देखें साथियों कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं अनुसंधान हेतु उपयोगी है। जो पाठशाला विधि है, एक तो भारतीय संस्कृति का संरक्षण करती है, और ये साथियों ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो इसीलिए आप इस प्रश्न को तो ध्यान में रखिए कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण कौन सी विधि से होता है। तो भारतीय संस्कृति का जो संरक्षण होता है ये होता है पाठशाला विधि के अंतर्गत हो सकता है साथियों। इस विधि के प्रयोग से साथियों क्या होता है कि एक तो अभ्यास स्मरण शक्ति का विकास होता है, एक तो अभ्यास शक्ति का विकास होता है, यानी बारंबार अभ्यास किया जाता है, और स्मरण शक्ति का भी क्या होता है साथियों, विकास होता है। कौन सी विधि के अंतर्गत, तो पाठशाला विधि के अंतर्गत। इसी पाठशाला विधि के अंतर्गत पढ़ाने से हमें साथियों बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। चूंकि हमारे संस्कृत के जो धार्मिक ग्रंथ है उनका पठन पाठन होगा, तो साथियों उनमें बालकों में किसका होगा, नैतिक मूल्यों का विकास होगा। अगली जो उपयोगिता है इस विधि की साथियों वो है भाषा पर क्या हो जाता है, पूर्ण अधिकार हो जाता है। जैसा कि आपको ध्यान में है, इन्हीं विधियों के दम पर हमने वेदों को सुरक्षित रखा है साथियों। इतने जो महान ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को हमने केवल श्रुति के माध्यम से, यानी सुन सुन करके, कंठस्थीकरण करके यही शुद्ध हमने सुरक्षित रखा है। तो भाषा पर तो क्या हो जाता है साथियों, पूर्ण अधिकार हो जाता है। इसके अलावा साथियों छात्रों में और किस किस का विकास होता है, तो छात्रों में और देखिए साथियों, इस विधि से छात्रों में एक तो आत्म संयम, क्या है साथियों, आत्म संयम का विकास तथा मौलिक चिंतन का विकास होता है। तर्क शक्ति का भी क्या होता है साथियों, विकास होता है। निरीक्षण शक्ति का भी क्या होता है साथियों, विकास होता है। तो इस विधि के प्रयोग से छात्रों में आत्म संयम, मौलिक चिंतन, तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। तो लिख लिया होगा साथियों ये आपने। अब मैं आगे चल रहा हूं। इसके अलावा दो और बिंदु हमारे हैं इसके अंतर्गत, तो देखो इसको भी देख लेते हैं। एक तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति का भी क्या होता है साथियों, विकास होता है, और आध्यात्मिक भावना का विकास होता है। ये दो बिंदु और लाभ के हैं। तो ये साथियों इन चीजों का बालकों में विकास होता है पाठशाला विधि के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि इनके दोष क्या है, अर्थात इस पाठशाला विधि के कुछ न कुछ दोष भी हैं। तो इन दोष की बात करें तो देखो इससे नुकसान क्या है कि यह विधि रटंत स्मृति पर अधिक बल देती है, अतः इसकी सहज प्रतिभा क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। साथियों जो ये पाठशाला विधि है इसके अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु को रटने पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कंठस्थीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। तो बालक केवल रटंत प्रवृत्ति ही विकसित करेगा। इसके अलावा जो उस बालक की जो सहज प्रवृत्ति है, यानी उसकी जो मौलिक क्षमता है, वो मौलिक क्षमता क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। अब साथियों इसके अंतर्गत क्या होता है, बालकों में जो, छात्रों में जो सृजनात्मक शक्ति का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता, अर्थात सृजनात्मक शक्ति का क्या हो जाता, अभाव हो जाता। क्योंकि बालक को बिना कुछ समझे रटना होता है साथियों, तो सृजनात्मक शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा देखें तो यह विधि सामान्य तथा मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। चूंकि इसमें रटंत क्रिया पर बल दी जाती है, तो सामान्य बालक और जो मंद बुद्धि बालक है इस विधि से उन चीजों को याद नहीं कर सकते हैं साथियों। इसी के आगे हम बात करते हैं साथियों, तो यह विधि क्या होती है, नीरस होती है। अर्थात जिस विधि में बालकों में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, मजा नहीं आता है, वह विधि नीरस होती है। और जो नीरस होती है वही अरुचिकर भी होती है, और जो नीरस और अरुचिकर होती है वही विधि क्या होती है साथियों, अमनोवैज्ञानिक भी होती है। इसके अलावा साथियों और हम अगर इनकी बात करें हम, तो देखो इसके अंतर्गत अगला है कि इस विधि में भाषा की अन्य विधाएं, जो अन्य विधाएं हैं, गद्य हो गया, पद्य हो गया, ये क्या हो जाती है साथियों, उपेक्षित हो जाती है। यानी जो सौंदर्य अनुभूति बालक को होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो साथियों इस विधि में जो अन्य विधाएं हैं, गद्य, पद्य, नाटक आदि जो विधाएं हैं,
वो क्या हो जाती है, उपेक्षित हो जाती है। केवल यहाँ रटो, किसी भी चीज को रट रट के क्या कर लो, याद कर लो, तो ये दूसरी विधाएं इसमें क्या हो जाती है, उपेक्षित हो जाती है साथियों। अब आगे बात करते हैं साथियों, ये तो हुई है हमारी कौन सी है, प्राचीन विधियां समाप्त हो गई है, ये प्राचीन विधियां हमारी समाप्त हो गई है साथियों। प्राचीन विधियों के अंतर्गत जो पहली विधि है वो समाप्त हुई है, क्षमा करें। तो प्राचीन विधियों के अंतर्गत जो पहली विधि है पाठशाला विधि, कौन सी है, पाठशाला विधि, और पाठशाला विधि हमारी समाप्त हो गई है। पाठशाला विधि की जो उप विधियां थी या प्रविधियां थी, वो 10 विधियां हमने देखी है, वो समाप्त हो चुकी है। अब दूसरे नंबर की विधि है प्राचीन विधियों के अंतर्गत, वो दूसरे नंबर की विधि हम देखते हैं साथियों। तो आइए चलते हैं इस दूसरे नंबर की विधि में, और दूसरे नंबर की जो विधि है साथियों, ये है व्याकरण अनुवाद विधि। क्या है साथियों, व्याकरण अनुवाद विधि। ये अब संस्कृत में जब इस विधि का नाम आएगा तो साथियों मैं यहां लिख के बता देता हूं कि क्या नाम आने वाला है। यहां दीर्घ संधि करके व्याकरणानुवाद, व्याकरणानुवाद इस प्रकार नाम आएगा साथियों। तो इस विधि को आप व्याकरणानुवाद लिख सकते हैं साथियों। साथियों इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, और सबसे पहले इसके नाम से देख लो साथियों, व्याकरण अनुवाद विधि, यानी इसके अंतर्गत व्याकरण को पढ़ाते हुए अनुवाद पर जोर दिया जाता है, इसीलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है। इसका एक उपनाम है साथियों, और इस विधि को अन्य एक नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम है साथियों भंडारकर विधि। अब इसको भंडारकर विधि क्यों कहा जाता है, तो इसका जो प्रारंभ किया था साथियों, वो किया था डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ये देखो ये, अच्छा उन्होंने, उनके नाम के कारण से ही यह विधि भंडारकर विधि नाम से जानी जाती है। तो इस विधि के दो नाम हैं, एक तो व्याकरणानुवाद विधि और दूसरी है भंडारकर विधि। अब देखो साथियों, यह विधि जो है 1835, यानी आपको ध्यान में होना चाहिए 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा एक नई शिक्षा पद्धति का विकसित की गई। तो साथियों देखो, यह विधि 1835 ईस्वी की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद विकसित हुई है। अर्थात जो प्राचीन हमारे शिक्षण विधियां चलती थी उनमें कुछ सुधार किए गए, और किनके द्वारा सुधार किए, तो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा सुधार किए गए हैं। इस विधि पर किसका कौन सी शिक्षा का प्रभाव है साथियों, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का क्या है, प्रभाव है। कौन सी विधि पर, तो है व्याकरणानुवाद विधि पर पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का प्रभाव है। इस विधि का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले कि इस विधि का प्रारंभ डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा किया गया, और इसी के नाम पर भंडारकर विधि इसका उपनाम रखा गया है साथियों। अब बात करते हैं साथियों आगे, उन्होंने चरण बताए हैं साथियों कि इस विधि का प्रयोग हमें कैसे करना है। तो जो भंडारकर विधि है उसका प्रयोग कैसे करना, अर्थात उसके सोपान अथवा चरण बताए उन्होंने। तो उनका जो पहला चरण है, वो पहला चरण क्या कहता है कि पहले हमें इस विधि का प्रयोग कैसे करना है। तो इस विधि के प्रयोग के अंतर्गत पहले व्याकरण का पाठ किया जाता है, और उनकी उदाहरणों सहित क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। सबसे पहले व्याकरण का पाठ और फिर उनके उदाहरणों सहित उसकी व्याख्या। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हम करते हैं कि व्याकरण नियमों का पर्याप्त अभ्यास। तो सबसे पहले व्याकरण का पाठ करते हुए उदाहरण बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं साथियों, उदाहरण बताए जाते हैं। व्याकरण का पाठ कर दिया, फिर उसके क्या बता दिए, उदाहरण बताए। फिर उन व्याकरण के जो ये उदाहरण बताए, इन उदाहरणों के अनुसार नियम संपादित करके उन नियमों का क्या करवाया जाता है, पर्याप्त अभ्यास करवाया जाता है साथियों। क्या करवाया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है। अब अभ्यास करवाने के पश्चात संस्कृत में से मातृभाषा में अनुवादित किया जाता है, यानी फिर उस संस्कृत भाषा के उदाहरणों को मातृभाषा में अनुवादित किया जाता है, तथा मातृभाषा के वाक्यों को फिर संस्कृत में अनुवादित किया जाता है। तो साथियों ये जो 4 चरण सोपान अपनाए जाते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है कि संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद,
तथा मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद, और सबसे पहले व्याकरण का पाठ किया जाता है। तो दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। चलो इसको मैं एक बार ये मिटा देता हूं ताकि आपको सही ध्यान में आ जाए। अब देखिए, ये देखो दो चरण, पहले तो व्याकरण का पाठ हो गया यानी उदाहरणों की व्याख्या वगैरह ये हो गया साथियों ये, और दूसरी चरण में हमें अनुवाद करना होता। तो यानी पहला पार्ट व्याकरण का, दूसरा अनुवाद का, इसीलिए पहला शब्द हमने लिया है व्याकरण और फिर दूसरा हम ले सकते हैं अनुवाद। ये अनुवाद, तो इसका मतलब इस विधि का नाम व्याकरण अनुवाद कैसे रखा गया है, तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में आ गया होगा साथियों। अब बात करते हैं हम आगे की कि इस विधि में और क्या होता है। तो अनुवाद के अभ्यास हेतु शब्दकोश से नए नए शब्दों का बोध भी बालकों को करवाया जाता है साथियों। तो यहाँ अनुवाद के अभ्यास से नए नए शब्दों का अभ्यास करवाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ टोटल मैं आपको बात बता देता हूँ साथियों। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, व्याकरण का पाठ, व्याकरण का पाठ। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, और अनुवाद करते समय नए नए शब्दों का ज्ञान या बोध करवाया जाता है। किसके माध्यम से करवाया जाता है, शब्दकोश के माध्यम से करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके लाभ क्या है। तो साथियों इसके लाभ की बात कर लेते हैं। लाभ है एक तो इस विधि में बालक के शब्द भंडार की वृद्धि होती है। क्योंकि अनुवादित करते समय नए नए शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है, तो इसीलिए यहां शब्द भंडार की वृद्धि होगी। दूसरी जो बात है साथियों, संस्कृत अनुवाद की क्षमता का विकास हो जाता है। संस्कृत अनुवाद की, क्योंकि व्याकरण का पाठ होने के बाद संस्कृत अनुवाद ही होता है, यानी मातृभाषा से संस्कृत में और संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद होता है। तो यहाँ अनुवाद की क्षमता भी विकसित बालक में होती है। अगला जो लाभ होता है साथियों, सृजनात्मक और तर्क शक्ति का विकास होता है। यानी बालक नई नई रचनाएं रचेगा, अनुवाद करेगा, तो उसमें किन किन चीजों का विकास होगा, एक सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा और तर्क शक्ति का विकास होगा। इसके अलावा व्याकरण के नियम भी उसको समझ में आ जाता है, यानी बोधगम्य हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले व्याकरण का पाठ ही होता है। उसके अलावा अगला जो लाभ है वो है कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, यानी बालक में अपने स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, वो खुद स्वाध्याय कर सकता है। इसके अलावा अगला जो लाभ है कि इस विधि से बड़ा जो समूह होता है, बड़े समूह को भी सरलता से पढ़ाया जा सकता है, और इसीलिए इसमें किस किस की बचत हो जाती है, एक तो समय की बचत होती है, शक्ति की बचत होती है और धन की बचत होती है। तो साथियों ये इसके लाभ है साथियों। अब इसके दोष भी देख लेते हैं, भंडारकर विधि के दोष। तो आइए बात करते हैं। दोष की अगर हम बात करें तो दोष के अंतर्गत देखो, यह विधि क्या है, नीरस विधि है। नीरस विधि इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साथियों यहां केवल व्याकरण और अनुवाद पर ही बल दिया जाता है, और व्याकरण और अनुवाद पर जब बल दिया जाता है तो सबसे पहले व्याकरण के उदाहरण और नियम बताते हैं, और उसमें क्या है कि बालक ऊब जाता है। इसीलिए ऊबने के कारण से यह विधि क्या है, नीरस विधि है, क्योंकि यहाँ केवल व्याकरण और अनुवाद पर ही बल दिया जाता है। अब अगला दोष क्या है, वो है कि इसमें भाषा के विविध पक्ष, अब भाषा के विविध पक्ष कौन कौन से, उच्चारण अभ्यास नहीं करवाया जाता, मौखिक कार्य नहीं करवाया जाता, पद्यों में आई हुई रसों की अनुभूति नहीं करवाई जाती, गद्य के मुख्य भावों आदि को क्या करवाया जाता है, उपेक्षित कर दिया जाता है। तो साथियों इन चीजों का विकास नहीं हो पाता है इसमें। एक तो किसका, उच्चारण का अभ्यास नहीं होता है, मौखिक कार्य भी नहीं होता, क्योंकि बालक मौखिक बोलते नहीं है, पद्यों की रसानुभूति नहीं होती इसके अंतर्गत, जो कि पद्य शिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य है साथियों। गद्य के मुख्य भाव नहीं बताए जाते, गद्य शिक्षण के सबसे बड़े उद्देश्य हैं साथियों। ये सारी चीजें क्या हो जाती है, उपेक्षित हो जाती है। अब इसके बाद देखो, ये जो विधि है ये प्रारंभिक स्तर पर अनुपयोगी है, यानी इस विधि को हम कहाँ उपयोग में ले सकते हैं, केवल उच्च स्तर पर ही उपयोग में ले सकते हैं। ये प्रारंभिक स्तर पर तो ये विधि क्या है, अनुपयोगी साबित होती है साथियों।
तो ये दोष भी आपको साथियों समझ में आ गए होंगे, और मैं जहां तक समझता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये भी लगता है कि आपके मित्रों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी है तो अपने उन सभी मित्रों को शेयर करें साथियों, ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके तथा हम जिस उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहे हैं आपको लाभ पहुंचाने के लिए हमारा भी उद्देश्य पूर्ण हो सके साथियों। और मैं इसी आशा के साथ आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं, और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो साथियों इसको शेयर करना नहीं भूलें। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।